हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, है ना? एक बार इसे बंद कर देना। हाँ, पीडीएफ के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक बार मुझे पीडीएफ का मतलब इशू क्या है, वो इशू बता दीजिए कि पीडीएफ का इशू क्या है। समस्या कहाँ आ रही है पीडीएफ में? थोड़ा लेट मिल रही है क्या आपको पीडीएफ? हाँ, ये पेड बैच की क्लास है। हाँ, ये पेड बैच की क्लास है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल से वैसे भी ये क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। आज लास्ट डेमो है। आज लास्ट डेमो है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसके बाद ये पूरी तरीके से जो है वो क्लासेस एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा बताइए, और सुनाइए, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? है ना, लेट होती है तो उस लेट को थोड़ा सा जल्दी करा देंगे, है ना? लेट को थोड़ा सा जल्दी करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वर्कशीट भी दे दिया करो, वर्कशीट का भी जुगाड़ कर लेंगे, है ना? वर्कशीट भी दे दिया करेंगे, काहे परेशान होते हो इतना? अभी वर्कशीट के लिए कुछ आया ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं गया। दो क्लास आपकी सारी हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो मैंने क्लास में करवा दी है। अब तो आपके पास कोई बुक हो तो वहां से क्वेश्चंस को फटाफट लगा लीजिए। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोगों का जो चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है, और मेंसुरेशन में अभी स्केलन ट्रायंगल की हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है। और स्केलन ट्रायंगल के मेरे प्यारे दोस्त अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। क्वेश्चंस हम लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहने वाला है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कुछ होता है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये तीनों भुजाएं जो है वो आप लोगों को ए दी गई हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हर एक कोण को कितने डिग्री होना पड़ेगा? हर एक कोण को मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री होना पड़ेगा। ये तो है मेरे प्यारे दोस्त इसका बेसिक। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया कितना होता है, अगर कोई त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे भाई √3/4 a²। यानी कि अगर भुजा के वर्ग की गुणा हम √3/4 में कर देंगे तो आप लोगों के सामने इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ये ए क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज की भुजा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो आप लोगों को क्या दी हुई है? वो ए दी गई है। तो एरिया निकालने के लिए √3/4 a² हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पेरीमीटर आप लोगों से पूछूं कि भैया जी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी कल तो आपने ये बताया था कि परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो मैंने कहा आज भी वही बता रहा हूं, परिमाप जो होता है वो मेरे प्यारे भाई सभी भुजाओं का योग होता है। यानी ए को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा? वो 3a आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कभी पूछूं हाइट कितनी होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की, हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट को हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि समबाहु त्रिभुज के केस में हाइट को माध्यिका भी बोलते हैं। हाइट को माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका को हाइट भी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज के केस में। तो अगर आपको हाइट दी हुई है या आपको माध्यिका दी हुई है तो आप समझ जाना कि वो हाइट की ही बात कर रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त हाइट होती है ये जो 90 डिग्री पर आकर मिलती है, अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाती है कि भैया जी हाइट मुझे बताइए, हाइट कितनी होगी, तो आप कह देना किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो √3/2a होती है। ऐसे मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ए का मतलब होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा।
तो अगर √3/2a आप लोग निकाल देंगे, यानी कि आप समबाहु त्रिभुज की हाइट निकाल चुके हो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, अगर इसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, मान लो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो है इस टाइप का कोई वृत्त बना हुआ है, इस टाइप का कोई वृत्त बना हुआ है, इस टाइप का कोई वृत्त बना हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त की रेडियस क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे कहा जाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर मतलब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या होती है। अंदर बने वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और अगर वो ट्राइंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कोई एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका होता है a/2√3, है ना, a/2√3। अब आप लोगों के मन में पता है एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूं अभी तक नहीं आया है, लेकिन थोड़ी बहुत देर में वो क्वेश्चन मुझे कमेंट्स के रूप में देखने को मिल जाएगा। सर इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे? भैया जी इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे, हम तो इन्हें भूल जाएंगे। मेरे भाई भूल तो मैं भी जाऊंगा, अगर मैं 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन ना देखूं तो भूल तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन ये मैं बैक टू बैक किसी ना किसी बैच में पढ़ा रहा होता हूँ, बार बार रिवीजन कर रहा होता हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीजें याद रहती हैं। तो आप भी अगर बार बार इनका रिवीजन करेंगे, रटना वैसे नहीं है कि आप लेके बैठ गए हाथ में कि आज मैं समबाहु त्रिभुज के सारे फॉर्मूले याद करूंगा, ऐसे रटना नहीं है। क्वेश्चंस लगाइए, 3 क्वेश्चन पे आप फॉर्मूला देखेंगे, अगले 3 क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूला देखे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपके दिमाग में सेट बैठेंगे, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ आपके दिमाग में सेट बैठेंगे। मेरी इन बातों को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका जो समस्या है मैथ्स को लेकर वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप जो है वो जितना ज्यादा आप मतलब पेन चलाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, उतने में आप लोग, है ना, उतने में मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अपने मैथ्स को बहुत मजबूत कर लेंगे, जितना ज्यादा पेन चलाएंगे। ठीक है, चलिए, आपने कहा जी ठीक है, मतलब आपके अंदर से क्वेश्चन उठने चाहिए। अगर मैंने अभी आपको बताया कि अंदर बने वृत्त की त्रिज्या का रेडियस, अगर अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालनी हो तो इससे निकाल देंगे, तो आपके मन में अगला क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? भैया जी अगर अगर यही वृत्त इसके बाहर बना होता, जिसे हम लोग परिवृत्त कहते हैं, अगर यही वृत्त बाहर बना होता तो फिर क्या होती रेडियस? बाहर बने वृत्त की रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और बाहर बने वृत्त की रेडियस को निकालने का तरीका होता है a/√3। a/√3 यानी कि अगर साइड को √3 से डिवाइड कर देंगे तो आप कह देंगे ये बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है, मैंने बहुत बार देखा है, वो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या का रेशो पूछ लेता है, तो ये फिक्स होता है साइड का, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1/2 होता है। जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे ना तो a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बस केवल 1/2 बच जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, एबीसी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी भुजा जो है आप लोगों को क्या दी हुई है, इसकी भुजा जो है आप लोगों को ये दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अंदर किसी पॉइंट पर, ये अंदर कोई एक पॉइंट है, कहीं भी किसी इस ट्राइंगल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले जाते हैं। ये परपेंडिकुलर डाला गया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ P2 है, यहां से इस पर भुजा पर परपेंडिकुलर डाला गया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो P3 है। यानी बहुत बार वो क्या करता है कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से वो तीनों भुजाओं पर लंब डालता है, लंब मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना है, लंब डालता है, और
उन लंबों की लंबाई आप लोगों को देता है P1 P2 P3 और आप लोगों से समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछता है, यानी वो ए की वैल्यू पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप लोगों को तीनों लंबों की लंबाई आप लोगों को दी हो तो ऐसे केस में भुजा निकालने का तरीका जो होता है वो होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपको कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर यानी लंब की लेंथ दी गई हो, लंबाई आप लोगों को दी गई हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में हम लोग उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 से निकालते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं सारी चीजें। ये जो है आज मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों के सामने पढ़ाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो √3/4a² होता है। ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूं तो वो 3a होता है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो √3/2a होता है। अगर मैं इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो वो a/2√3 होती है। अगर मैं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो वो a/√3 होती है। अगर अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या की रेशो मैं पूछूं तो वो 1/2 होता है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है और उन लंबों की लंबाई हम लोगों को दी हुई है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालेंगे? 2/√3 ब्रैकेट के अंदर P1 प्लस P2 प्लस P3 से उस समबाहु त्रिभुज की हम लोग भुजा निकाल लेंगे। सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए। जरूरत नहीं है, सारी भुजा बराबर तो आ गया भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। आप लोग देखिए, एरिया आप लोग जान चुके हैं, है ना। एरिया आप लोग जान चुके हैं, पेरीमीटर आप लोग जान चुके हैं, हाइट भी आप लोग जान चुके हैं। हाइट का, एल्टीट्यूड का, मीडियन का, परपेंडिकुलर का, एंगल बाइसेक्टर, ये सारों का मतलब एक होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर। समबाहु त्रिभुज में इनमें से कोई भी नाम वो आपको दे दे, यानी कि वो ऊंचाई आप लोगों को दे दे, वो एल्टीट्यूड आप लोगों को दे दे, वो लंब आप लोगों को दे दे, वो माध्यिका आप लोगों को दे दे, वो कोण द्विभाजक आप लोगों को दे दे, तो याद रखना समबाहु त्रिभुज के अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं वो हाइट का ही काम करती हैं। सारी चीजें जो होती हैं वो हाइट का ही काम करती हैं मेरे भाई। इन रेडियस भी मैं बता चुका हूं, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? इन रेडियस कहते हैं, जो कि a/2√3 होती है। सरकम रेडियस भी मैं बता चुका हूं भाई साहब, बाहर बने वृत्त की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं, जो कि a/√3 होती है। अगर मैं दोनों में रिलेशन पूछूं तो r/r का जो रेशियो होता है वो 1/2 होता है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक छात्र को कार्डबोर्ड से एक समबाहु त्रिभुज काटना है जिसकी प्रत्येक भुजा 74 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। छात्र द्वारा काटे गए समबाहु त्रिभुज का कुल परिमाप कितना होगा? अच्छा एक बात बताइए, एक समबाहु त्रिभुज काटना है, यह है वो समबाहु त्रिभुज जिसके बारे में बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी दी हुई है? 74 दी गई है। और उसने आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा है कि भैया इसका परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का कुल परिमाप कितना होगा। तो परिमाप क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो जस्ट आपने तीनों की गुणा कर दी, परिमाप होता है भुजा इंटू 3। 3a ही तो इसका परिमाप होता है, 4 × 3 = 12 को 2 हासिल 1,
7 या 21 और एक 22 हो जाएगा, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका पेरीमीटर जो है वो 222 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी इसका पेरीमीटर जो है वो 222 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दो भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई साहब क्वेश्चन? एक कलाकार एक लकड़ी का फ्रेम बनाना चाहता है जो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का हो। यानी उसने कहा है फ्रेम जो होगा वो किस आकार का होगा, तो आप कहेंगे वो फ्रेम जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के आकार का होगा, यानी समबाहु त्रिभुज के आकार का होगा। यदि इस त्रिभुजाकार फ्रेम की एक भुजा की लंबाई जो है वो 42.5 सेंटीमीटर दी गई है, एक भुजा 42.5 सेंटीमीटर है, तो उस कलाकार को कुल कितनी लंबी लकड़ी की पट्टी की आवश्यकता होगी। अगर वो समबाहु त्रिभुज बनाना चाहता है तो क्या उसे इतनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अगर अगर वो लंबी लकड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो क्या वो आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, क्योंकि यही चीज जो है वो आपको बताएगी कि लकड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो लकड़ी की लंबाई पूछना चाह रहा है, तो आप समझ जाना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी उसने नहीं बोला है कि वो परिमाप निकलवाना चाहता है, वो लकड़ी की लंबाई पूछना चाहता है। और लकड़ी ऐसे ही तो लगाई गई होगी, यानी वो बेसिकली आप लोगों से परिमाप पूछना चाह रहा है। अगर वो परिमाप पूछना चाह रहा है तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3a होता है। अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा कितनी दी हुई है, तो आप कहना भुजा जो दी गई है वो 42.5 दी गई है। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12, यानी मुझे 127.5 सेंटीमीटर की लंबी लकड़ी चाहिए। मुझे 127.5 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। महोबा आप आ रहे हैं, वेलकम सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप महोबा के आसपास हैं, कीरत सागर के आसपास अगर आप हैं, आप आसानी से पहुंच सकते हैं तो ज़रूर पहुंचिएगा, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र तय करके भी हम लोग पहुंच रहे होंगे। उद्देश्य केवल इतना होगा आप लोगों से मिलना। यहाँ हम लोगों के सामने केवल एक नंबर दिया हुआ है कि 1151 लोग जो है वो अपना मोबाइल खोले हुए हैं और क्लास ले रहे हैं, लेकिन वो संख्या एक्चुअल में, है ना, देख पाना कि ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं, ये वो दिल के टुकड़े हैं जिन्हें हम लोग जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो जरूर आइएगा 12 तारीख सुबह 11 बजे, 12 तारीख सुबह 11 बजे बच्चे, है ना। कल क्लास नहीं होगी, नहीं कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया आप लाल दिख रहे हैं, क्यों, पता नहीं क्यों। स्टीमर महोदय साहब कह रहे हैं जी बढ़िया सब कुछ, कोई दिक्कत ना है। चलो फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सीधा सीधा बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखो अपनी कॉपी में देख के कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है। ए क्या होता है, भुजा होता है, यानी भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। भुजा दे रखी है 44, तो हमें जो है वो 44 का वर्ग करना पड़ेगा। 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 हो जाएंगे, यानी कि क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 484√3 आ जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 484√3 आ जाएगा। बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने ये कहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के
सबसे निकट होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो आप लोगों से एरिया पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से एरिया पूछना चाह रहा है। तो एरिया क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज का, कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी हम बता ही देंगे एरिया, तो √3/4 a² होता है, √3/4 a² होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे √3/4 a² मतलब मेरे प्यारे दोस्त, तो भुजा कितनी दी हुई है? भुजा जो है वो 10 मीटर दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर √3 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और उसकी मल्टीप्लाई 100 में करेंगे और डिवाइड 4 से करेंगे, तो 0.2 इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 173.2/4। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12, यानी 43.3 है ना। 43 173 पॉइंट, हाँ 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिया 12, 43.3 आएगा। और 43.3 का मतलब है ये किसके नजदीक है? तो आप कहेंगे 43.25 के नजदीक है, 43.25 के नजदीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? अगर वो आपसे एरिया जानना चाहता है तो एरिया मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 43.3। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी मेंसुरेशन की है ना इंपोर्टेंस बता देता हूं कि आप मेंसुरेशन को भाई हल्के में मत लेना। मैंने सुबह वाले बैच में भी बताया था, एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मैं पेपर देख के आया हूं, और गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-7 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एडवांस से भरे पड़े हैं, और एडवांस में भी मेरे प्यारे दोस्त मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं। मतलब वो, मुझे तो खैर एग्जैक्ट नहीं लगता कि 14-15 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे ये कह रहा है कि 14-15 क्वेश्चन प्यारे दोस्त मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं। तो पर ये मैंने जरूर देखा है कि जब से कंपनी चेंज भी हुई है, 2025 के सभी एग्जाम्स में मेरे भाई मेंसुरेशन का वेटेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। तो मेंसुरेशन बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसे बहुत शांति से पढ़ लो, बहुत आसान चीज है अगर आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहेगा भाई? क्वेश्चन फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा? एक इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। सर 1.732 कैसे आया? बेटा जी लिख लो इन्हें, है ना, ये जनरल आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और √2 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो 1.414 होती है। ठीक है भाई, तो ये अपनी कॉपी के कोने में छाप दो, छाप देंगे, है ना। आइए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुक पहले से है तो फिर तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोगों को कोई लेने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप मैथ्स महारती की तरफ जा सकते हैं। मैथ्स महारती एक ऐसी फॉर्मूला बुक है जिसमें फॉर्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हर एक फॉर्मूले के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैथ्स महारथी की बात मैं कर रहा हूं कि उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आपको बताया गया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इस मैथ्स महारथी को ले सकते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों दिए हुए हैं। ललित कुमार मेरे पास, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर उनकी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब है तो फिर तो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई हर बुक अपने आप में बेस्ट है, और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म ने निकाली है तो उसमें मेहनत करके ही वो बुक निकाली गई होगी, और बच्चों का हित ध्यान में रखते हुए ही वो निकाली गई होगी। चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो आदित्य सर की बुक हो, या किसी और टीचर की बुक हो, चाहे वो गगन सर की बुक हो, कोई सी भी हो, सब बुक अपने आप में बेस्ट है मेरे भाई। ठीक है,
चलिए, हाँ, एक इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? एक इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग, 12 छड़ों का। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर एक इकाई, एक यूनिट लंबाई की 12 छड़ों का उपयोग किया जाता है, 12 छड़ों का उपयोग किया जाता है, तो क्या आपके पास जो है टोटल लंबाई 12 यूनिट है? यानी आप 12 यूनिट लंबाई लिए बैठे हुए हो। एक यूनिट लंबाई, एक यूनिट लंबाई की 12 छड़ आपके पास हैं और आप उनसे समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हो। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपके पास टोटल 12 यूनिट है तो क्या 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 यूनिट हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा और ये 4 यूनिट हो जाएगा। वो जो आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे, क्या वो 4-4 यूनिट जो है उसकी भुजा आ जाएगी? आपसे पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यानी उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका एरिया 4√3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी, 4√3 हो जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात जो है वो समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे भाई। 17 क्वेश्चन आज मेरी इसमें नहीं है पीडीएफ में, और 17 क्वेश्चन हो सकता है आपको होमवर्क में दिया हो, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें 17 क्वेश्चन में ऐड कर लूंगा। ठीक है, परेशान मत हो इतना। ठीक है, चलिए, ये 12 कहाँ से आया? ये बहुत बढ़िया बात पूछी है बेटा। क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा पढ़िए। उसने कहा है एक यूनिट लंबाई, एक इकाई लंबाई का मतलब है एक यूनिट लंबाई। अच्छा, कितनी छड़ हैं टोटल? 12 छड़ हैं। 12 छड़ हैं यानी 12 छड़ी दी गई हैं। एक यूनिट लंबाई एक की है तो 12 छड़ों की लंबाई हो जाएगी 12 यूनिट। यानी आपके पास जो है वो 12 यूनिट जो है वो छड़ मौजूद है। आप उनसे समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हो, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो बराबर होती हैं तीनों। तो इस 12 यूनिट को आप 3 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भुजा की लंबाई 4 यूनिट आएगी। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके पास आ चुकी है तो इसका एरिया निकालने का तरीका √3/4 भुजा का स्क्वायर होगा। भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। 4 कहां से आया बेटा जी? 12 यूनिट टोटल लंबाई है और 3 बराबर भागों में बांटनी है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 यूनिट ही तो आएगी। ठीक है भाई, चलिए। क्वेश्चन ने कहा है 15 छड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 7/3 इकाई है। अगर एक की लंबाई 7/3 इकाई है तो 15 छड़ों की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी टोटल लंबाई 35 यूनिट मेरे पास है। इनका उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल लंबाई मेरे पास 35 यूनिट है, उसे 3 बराबर भागों में बांटना है। यानी अगर 35 को 3 बराबर भागों में बांटूंगा तो 35/3 आ जाएगी एक लंबाई, दूसरी लंबाई भी 35/3 आ जाएगी और तीसरी लंबाई भी 35/3 आ जाएगी। भाई आपके पास 35 यूनिट टोटल लंबाई है, आप उससे एक समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं, आप उससे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, तो क्या इस 35 यूनिट को आप 3 बराबर भागों में बांटोगे? यानी कि एक भाग जो आ जाएगा वो 35/3 आ जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज बना रहे हो इसलिए सारे भाग ही 35/3 यूनिट के होंगे। अब आपके पास समबाहु त्रिभुज की दोस्त भुजा आ चुकी है। क्या आ चुकी है? भुजा, यानी कि साइड आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है भैया जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? 35/3, इसका स्क्वायर। यही तो होता है मेरे प्यारे दोस्त समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ये √3/4 है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 1225 √3/36। 1225 √3/36 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1225 √3/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आइए मेरे भाई, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, दिव्यास्त्र की बुक तो भाई साहब एक रामबाण है। किसी भी तैयारी वनडे एग्जाम के लिए दिव्यास्त्र एक रामबाण है। चाहे आप लोग फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, मेरे भाई दिव्यास्त्र हर एक उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है जो तैयारी कर रहा है ना। रिवीजन में भी इतना ही काम करेगी, नए तरीके से सीखने में भी उतना ही काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, क्वेश्चन यहां नहीं सॉल्व हुआ, एकदम से स्कैन करो, एकदम से सॉल्यूशन पाओ। ऐसा नहीं है किसी के पास भेजने की आवश्यकता है, किसी से पूछने की आवश्यकता है, एकदम से कोड स्कैन करो, मतलब सब कुछ आपके हाथ में ही दे दिया भाई साहब, है ना। आप एक बार कोड स्कैन करो, तुरंत उसका सॉल्यूशन पाओ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, और अगर इस क्वेश्चन को आपने बता दिया तो मैं समझूंगा बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है वो आप लोग पढ़ रहे हैं। भैया 3 कहां से आया प्लीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 में। भाई मेरे पास टोटल लंबाई 35 थी, और मुझे उसे सब बाहु त्रिभुज बनाना है, तो क्या मुझे उस 35 सेंटीमीटर लंबाई को 3 भागों में बांटना पड़ेगा या नहीं, 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा या नहीं? तो जब मैं 35 को 3 से डिवाइड करूंगा तभी तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक साइड की लंबाई, तभी तो 35/3 आएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, क्षेत्रफल है x, क्षेत्रफल होता क्या है √3/4 a², ये क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी ये बिल्कुल क्षेत्रफल होता है। परिमाप जो है वो y है, परिमाप क्या होता है 3a होता है। ये क्या दिया हुआ है, ये y आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्त, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो x है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 a² होता है, और उसने क्षेत्रफल कितना दिया है, x दिया हुआ है। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो उसने परिमाप y दिया हुआ है, और परिमाप होता कितना है 3a होता है। यानी आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको y और x के फॉर्म में सारे के सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। यानी एक जगह से आपको एक ही वैल्यू उठानी होगी और दूसरी जगह एक ही वैल्यू पुट करनी होगी, यानी क्वेश्चन को एक के फॉर्मेट से हटाना होगा। किसी भी एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू हटा दीजिए मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं कि भैया एक ही वैल्यू यहां कितनी आएगी, तो आपने कहा x बराबर √3/4, अगर a² की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/3, तो a² हो जाएगा y²/9 हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आप सारे ऑप्शन में देखोगे तो सारे ऑप्शन में x² आपको नजर आ रहा है, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये x² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, y² का स्क्वायर करूंगा y⁴ हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 हो जाएगा, अगर 3 से काटूंगा तो 27 बार कट जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 16 सत्ते 112 को 2 हासिल लगे 11, 16 दूनी 32 और 11 43 हो जाएगा। ये 432 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि y⁴ 4 = 432 x² रहेगा?
y की पावर 4 इज इक्वल टू 432 एक्स स्क्वायर रहेगा। यानी कि ये जो डाटा हम लोगों को दिया हुआ है ये कौन से संबंध में, कौन से रिलेशन में सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिस्फाई करता है। एक बार दोबारा से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उसने क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा जी भैया जी उसने क्षेत्रफल x दिया हुआ है। क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 a स्क्वायर होता है। क्या क्षेत्रफल की वैल्यू उसने x दी हुई है? बहुत बढ़िया। उसने परिमाप जो दिया है वो y दिया है। परिमाप क्या होता है? 3a, ये y दिया है। जब मैंने क्वेश्चन पे थोड़ी सी निगाह मारी, मैंने देखा कि क्वेश्चन में a कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन के ऑप्शन में x और y के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जगह से a की वैल्यू उठाई और दूसरी जगह a की वैल्यू पुट कर दी। की क्यों है? क्योंकि a की फॉर्म में ऑप्शन है ही नहीं, a को मुझे खत्म करना है। तो मैंने जब यहां से a की वैल्यू निकाली तो वो y/3 आ गई। अब मैं इस a की वैल्यू को यहां पुट करना चाहता हूं। मैंने x को एज इट इज लिखा, √3/4 को एज इट इज लिखा। मैं इस a स्क्वायर को, मतलब a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। अब आपने देखा हर एक ऑप्शन में x स्क्वायर है, यानी कि आपको इस x का एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आपने इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर आ गया, √3 की वैल्यू 3 हो गई है, 4 की वैल्यू 16 हो गई है, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3 से काटोगे 27 बार कटेगा, 27 की गुणा 16 में करता हूं 432 आएगा। ये यहां डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि 432 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो y की पावर 4 के बराबर आ जाएगी। तो 3a कहां से आया बेटा? परिमाप होता है यार, ये देख लो ना, परिमाप y है। तो परिमाप क्या होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का? 3a होता है। वो y आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। परिमाप √3a नहीं होता, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। √3a कब से होने लगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ऑप्शन को देख के स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से किया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। y के भाग में 3 कहां से आया? देखो पहले कहां से आया। इतने नादान बनने की आवश्यकता नहीं है, ना इतने आप सीधे हैं। मतलब आप ये पूछ रहे हैं मुझसे 3 क्या आया, थोड़ा सा देख लिया होता कि यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आएगा। ऐसे क्यों करते हैं आप? पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। और भाई बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बहुत बेसिक से। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 दिया है। क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर होता है। और उसने क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? उसने क्षेत्रफल 4√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कट जाएगा, ये भाग में है, उधर जाके गुणा में आएगा। 4 की गुणा 4 में करोगे 16 आएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसने भुजा की ही लंबाई पूछी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है, 2022 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है 2022 में, है ना, आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है 12 सेंटीमीटर। बेटा जी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो क्या ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है वो √3/2a होता है? अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये है
तो मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई उसने दी हुई कितनी है 12, क्या इसकी वैल्यू 12 दी हुई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है आप लोगों से? क्वेश्चन ने पूछा है भैया जी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा बच्चे? तो परिमाप होता है 3a। ए की वैल्यू कितनी है? 24/√3 है। ए की वैल्यू कितनी है? 24/√3 है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई √3 से काटिए, √3 से 3 √3 टाइम्स कट जाएगा, तो 24 की गुणा √3 में होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त 24√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 12 मार्च 2025 में आपसे पूछा है। आरपीएफ कांस्टेबल 12 मार्च 2025 में आपसे पूछा है। सॉल्व करके बताइए थोड़ा सा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है। मैंने क्या कहा था? माध्यिका भी किसको कहते हैं? ऊंचाई को ही माध्यिका कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होती है। उसने कितनी ऊंचाई दी है? y ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। अगर ये दो डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड में हो जाएगा। क्या एक ही वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। किसका? ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां y का स्क्वायर करोगे y² आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा क्या? √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आएगा y² √3। आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे y² √3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे आइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोचिएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। राखी सिंह, इसीलिए तो मैथ आता नहीं है। एक ही कमेंट पिछले 10 मिनट से किए जा रही हैं आप, है? फिर आप कहती हैं कि मतलब हमसे मैथ आता नहीं है, हम एडवांस मैथ को कर नहीं पाते हैं। भाई जब आप इतने कमेंट में ध्यान देंगे, जब उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और बेफालतू के कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो फिर भाई साहब आएगा कहाँ से फिर एडवांस में? करिए क्वेश्चन को फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए PQR 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना? इसके मध्य बिंदु क्या है? इसके मध्य बिंदु PQR है। ये दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु जो है वो PQR है। क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना। मान लीजिए PQR जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ये त्रिभुज PQR बन गया, इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाकर, इसकी भी मध्य बिंदु को मिलाया गया है, इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनाया जाता है, एक त्रिभुज ABC बनाया जाता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इस अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। बात को थोड़ी गौर से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
जब भी मेरे प्यारे दोस्त कोई ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को जोड़कर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, यानी हमने ये वाला ट्रायंगल बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी इन चारों का क्षेत्रफल समान हो जाता है, ये चार बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड हो जाते हैं। तो उसने कहा है एक बड़ा क्षेत्रफल था 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया था, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु जो है वो पी क्यू आर है। अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया तो क्या पूरा क्षेत्रफल जो है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? यानी कि इसका भी क्षेत्रफल 32 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 32 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 32 हो जाएगा, और इस पूरे का क्षेत्रफल भी 32 हो जाएगा। फिर से क्या किया गया? फिर से यह किया गया कि इस अंदर वाले ट्राइंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया गया है। यानी कि अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी 32 जो है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले का एरिया भी 8 हो जाएगा, इसका भी एरिया 8, इसका भी एरिया 8 और इसका भी एरिया 8 हो जाएगा। बस वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि एबीसी का एरिया कितना होगा। तो आप कह देंगे एबीसी का एरिया जो है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? तो आप कहेंगे एबीसी का एरिया जो है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? तो आप कहेंगे जी यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। 29वें क्वेश्चन पे आ जाइए। सीबीटी 2 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। अगर आपने इसकी फोटो बना ली ना, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी आपको पूछने की आवश्यकता मुझसे नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु, एक समबाहु त्रिभुज है PQR, ये रहा एक समबाहु त्रिभुज PQR, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु एक्स वाई जेड है। इसका मध्य बिंदु एक्स है, इसका मध्य बिंदु वाई है और इसका मध्य बिंदु जेड है। क्वेश्चन ने ये कहा है त्रिभुज PQR का परिमाप, इस पूरे त्रिभुज का परिमाप, बड़े वाले का परिमाप 24 है। आप जानते हैं परिमाप जो होता है, तीनों भुजाओं का योग अगर 24 है तो एक भुजा कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यानी कि भाई साहब, अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 24 दिया है, यानी कि 3a की वैल्यू 24 दी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? उसने कहा यदि PQR का परिमाप 24 है तो XYZ का परिमाप क्या होगा? इनका परिमाप क्या हो जाएगा? ये जो होंगे मेरे प्यारे दोस्त, इनका परिमाप क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना था? 8 था, ये कितना है? 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाता है मेरे भाई। अगर ये पूरी 8 थी तो ये 4 हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु है, ये भी 4 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 8 था, ये 4, ये 4, ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो परिमाप जो है वो 12 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? तो आप कहेंगे जी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 30? आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से तीन भुजाओं पर लंब रेखाएं खींची गई हैं। डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां से तीन भुजाओं पर लंब रेखाएं खींची गई हैं, यानी तीन परपेंडिकुलर खींचे गए हैं।
लंब रेखाओं की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। वो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। अगर वो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। यानी उसके लिए पहले मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता के आया हूं कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर किसी पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले जाते हैं और उन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ आप लोगों को दी होती है, तो साइड निकालने का तरीका यह कहता है कि 2/√3 और तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ दो, 12 5 17, 17 और 9 26 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 52√3। अब उसने भुजा नहीं पूछा है, उसने पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। a² मतलब 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 13 बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब आप देखिए नीचे सब में 3 3 आ रहा है, तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √3 की यहां गुणा, √3 की यहां गुणा। कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में कैसे आएगा? क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में नीचे √3 नहीं है। अगर नीचे √3 नहीं है तो आपको √3 की गुणा ऊपर करनी होगी, √3 की गुणा नीचे। इसी को परिमेयकरण कहा जाता है, इसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 पंजे 65 और 2 67, ऊपर आ जाएगा ये। अगर नीचे देखें √3 की गुणा √3 में तो 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 676। 676 √3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 676 √3/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आप कह देंगे बिल्कुल आगे। जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए हों, उनकी लेंथ आप लोगों को दी हो, तो आप लोग ये कहेंगे मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, उसके लिए हमें साइड की जरूरत होगी। और साइड का फॉर्मूला मैंने बताया है 2/√3, तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को जोड़ दो, यानी साइड जो है वो 52/√3 आ जाएगी। अब यहां देखिए √3/4 लिख दिया, a² मतलब 52 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे भाई, मैं यहां से देखता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 13 बार कट जाएगा, √3 की गुणा ऊपर, √3 की गुणा नीचे, 676 √3/3 आ जाएगा। 676 √3/3 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये रेशनलाइजेशन जरूरत भी नहीं थी। अगर आप इसे नहीं काटते तो रेशनलाइजेशन की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट कर देते। देखो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। √3 से √3 मत काटो, आप ऐसे कर लो। क्षेत्रफल निकालना है √3/4 a², 52 का स्क्वायर, 52 गुणा 52, और अपॉन में क्या है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 13 बार, तो ये हो जाएगा 676 हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके, और √3 ऊपर पहले से ही और नीचे 3 है, तो आपको रेशनलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से देखा नहीं होगा हमसे, या एकदम से देगा ये आंसर होगा। क्या होगा भाई? देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैंने अभी सर्किल नहीं पढ़ाया है,
थोड़ी देर के लिए मैं इसे होल्ड पे रखूंगा। जब मैं सर्किल का एरिया पढ़ा दूंगा तब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी, उसे a/2√3 के इक्वल लिख दूंगा, a निकल जाएगा, 3 की गुणा कर दूंगा, परिमाप आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ये वृत्त का क्या दिया हुआ था, हाँ ये भी क्षेत्रफल का पूछा जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है ना। कल जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग रेक्टेंगल की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास से एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानना कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा बर्डन भी आप पर नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको साथ के साथ सारी चीज़ें रिकॉल भी होते रहे और आपको टाइम मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त उन सारी चीज़ों को पढ़ने का भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पर, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।